हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, उसमें मेनली पढ़ रहे हैं रियासतों का काल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज प्रमुख मध्य प्रदेश की रियासत भोपाल रियासत के बारे में। बात करें भोपाल रियासत की, तो ये मध्य प्रदेश की एक प्रमुख रियासत थी और इसकी स्थापना दोस्त मोहम्मद खां नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। ठीक है। उसके बाद दोस्त मोहम्मद खां की मृत्यु के बाद उसका बेटा यार मोहम्मद खां शासक बनता है। यार मोहम्मद खां के बाद उसकी मृत्यु जब भी हो जाती है यार मोहम्मद खां की, तो उसके बाद उसका बेटा फैज मोहम्मद खां, ठीक है, शासन की बागडोर संभालता है। फैज मोहम्मद खां का कोई पुत्र था नहीं। ठीक है। तो इनका एक भाई था जिसका नाम था हयात मोहम्मद खां। हयात मोहम्मद खां फैज मोहम्मद खां के बाद उनका उत्तराधिकारी बनता है, शासक बनता है। हयात मोहम्मद खां के बाद शासन की बागडोर संभालते हैं गौश मोहम्मद खां, जिसे कि हम सूफी नवाब भी कहते थे। ठीक है। गौस मोहम्मद खान जिन्हें हम सूफी नवाब भी कहते थे। और इनकी एक पुत्री हुआ करती थी जिनका नाम था कुदशिया बेगम। काफ़ी फेमस है कुदशिया बेगम। ठीक है। तो इनको गोहर बेगम भी बोलते थे, कुदशिया बेगम। तो गौस मोहम्मद खान के बाद कुदशिया बेगम शासिका बनती है और ये पहली महिला शासिका थी भोपाल रियासत की। इनकी शादी होती है, इनका विवाह होता है गौस मोहम्मद खां के एक वजीर थे, क्योंकि ये शासन वासन में ज़्यादा रुचि वुचि लेते नहीं थे। ठीक है। कमज़ोर शासक थे। तो इसके इनके जो वजीर हुआ करते थे मोहम्मद खां। ठीक है। वजीर मोहम्मद खां था। तो वजीर मोहम्मद खां ने अपने पुत्र से की शादी गौस मोहम्मद खां की बेटी से करवा दी। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी कर दो। ठीक है। तो मेरा बेटा देखता रहेगा तुम्हारा राज्य वगैरह। तो इन्होंने जो वजीर मोहम्मद खां थे, तो उन्होंने अपने पुत्र की शादी गौस मोहम्मद खां की बेटी कुदशिया बेगम से कर दी। उसके बाद शासन मेनली नजर मोहम्मद खां ने ही संभाला। जब नजर मोहम्मद खां की हो जाती है मृत्यु, तो उसके बाद शासन की बागडोर मेनली कुदशिया बेगम के हाथ में आ जाती है, क्योंकि इनकी जो पुत्री थी सिकंदर जहां बेगम, ये अल्पवयस्क थी। तो शासन की बागडोर कुदशिया बेगम संभालती है। उसके बाद जब कुदशिया बेगम की मृत्यु हो जाती है, तो शासन की बागडोर सिकंदर जहां बेगम में ही आ जाती है। लेकिन सिकंदर जहां बेगम की जो विवाह हो जाता है वो किससे होता है, नजर मोहम्मद का एक भतीजा हुआ करता था जिसका नाम था जहांगीर मोहम्मद, उससे उनका विवाह हो जाता है। और शासन मंडली यही देखते थे। ठीक है। तो सिकंदर शाह, उसके बाद जहांगीर मोहम्मद की भी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर शाह बेगम की फिर बेटी होती है शाहजहां बेगम, जो उनकी उत्तराधिकारी होती है। ठीक है। तो इस संरक्षिका के तौर पर शासन संभाला करती थी। और सिकंदर जहां बेगम के समय ही 1857 की क्रांति हुई थी। अभी मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, बाद में हमको डिटेल में काफ़ी पढ़ना है। ठीक है। 1857 की क्रांति सिकंदर जहां बेगम के समय ही हुई थी, याद रखना है। ठीक है। अंग्रेजों की काफ़ी सहायता की थी सिकंदर जहां बेगम ने। इसके बाद सिकंदर जहां बेगम की पुत्री होती है शाहजहां बेगम। ठीक है। शाहजहां बेगम के बाद शासिका बनती है सुल्तान जहां बेगम, उनकी पुत्री होती है। इनकी पुत्रियां ही पुत्रियां होती हैं, तो शासन की बागडोर पुत्रियों के हाथों में ही आती है। इसलिए भोपाल रियासत में इस काल को क्या बोलते हैं, बेगमों का काल बोलते हैं। कुदशिया बेगम के मुगौज मोहम्मद खां के बाद का जो काल होता है, ठीक है, बेगमों का काल पूरा बोला जाता है। और शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी कौन बनती है, सुल्तान जहां बेगम बनती है, जिन्हें कि हम खुसरो जहाँ बेगम भी बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, खुसरो जहाँ बेगम भी बोलते हैं। और इनके फिर पुत्र होते हैं, एक जिनका नाम था, काफ़ी पुत्र थे लेकिन एक पुत्र नवाब हमीदुल्लाह खां थे। तो ये अगले शासक बनते हैं। और इनके समय ही क्या होता है कि भोपाल राज्य का भारत में विलय कर दिया जाता है। ठीक है। आज़ादी के बाद इनके समय आज़ादी प्राप्त होती है और भोपाल राज्य का भारत में विलय कर दिया जाता है। तो ये जो बेगम थी, कुदशिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, इन्होंने कई सारे निर्माण कार्य कराए थे। ठीक है। जैसे कि बात करें कुदशिया जहां बेगम, तो इन्होंने अगर बात करें तो जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, मोती मस्जिद का निर्माण कराया था सिकंदर जहां बेगम ने, ताजुल मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां बेगम ने। ठीक है। इस तरीके से कई सारे स्थापत्य इन्होंने कार्य करवाए। ठीक है। कई सारे स्कूल खुलवाए, कई सारे चिकित्सालय खुलवाए, शिक्षा की व्यवस्था की, टकसालें खुलवाई। तो ये हमको एक एक करके के स्थापत्य वगैरह भी पढ़ना है, स्थापत्य के क्षेत्र में इनके क्या कार्य रहे हैं। ठीक है। भोपाल के बड़े तालाब का निर्माण भी करवाया गया इनके समय, जो नवाबों के समय में ही करवाया। अगर हम बात करें भोपाल रियासत को, जो थी उसको एक गढ़ी के रूप में घेर दिया गया था दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा। ठीक है। भोपाल की जो भोपाल था, ठीक है, उसको जो आधुनिक भोपाल है उसको गढ़ी के रूप में घेर दिया गया था। 6 दरवाजों का निर्माण कराया गया था। 2.5 सीढ़ी की मस्जिद का निर्माण कराया, किसने कराया, दोस्त मोहम्मद खां ने कराया। किसके लिए कराया था, सैनिकों के लिए कराया था। ठीक है। इस तरीके से कई सारे कार्य किए गए। तो
हम एक एक करके अब स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं दोस्त मोहम्मद खां से, ठीक है। तो दोस्त मोहम्मद खां का जन्म कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान में हुआ था। और अफगानिस्तान से कहाँ आए थे? भारत आए थे, ठीक है। और ये भारत कब आए? ये भारत आए जब हमारे यहाँ अगर बात करें मुगल काल का अंतिम दौर चल रहा था। उस मुगल काल के अंतिम जो शासक थे, ठीक है, वो क्या थे? औरंगजेब थे। तो औरंगजेब के समय ही ये भारत आते हैं और औरंगजेब की सेना में सम्मिलित हो जाते हैं। उसके बाद औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो मुगल काल का पतन ही हो जाता है और उसके बाद स्टार्टिंग होगी उत्तर मुगल काल की। हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। जो इंडियन हिस्ट्री है, उत्तर मुगल काल के प्रमुख शासक जो थे, अगर कुछ शासक जैसे कि अगर बात करें तो जिसको हम रंगीला बादशाह बोलते हैं, ठीक है, तो ये उत्तर मुगल काल का ही एक शासक हुआ करता था, ठीक है। तो वो शासक जो थे वो इतने योग्य नहीं थे, तो मुगल काल का धीरे धीरे पता नहीं होने लगा। उसके बाद जब मुगलों की शक्ति कमजोर हुई तो अफगान जो थे, ये दोस्त मोहम्मद का, इनकी शक्ति मजबूत हुई, ठीक है। इन्होंने अपने विभिन्न क्षेत्रों पर अपना कब्जा शुरू करना शुरू स्टार्ट कर दिया। तो एक एक करके हमको सारा जो शासक हुए हैं भोपाल रियासत के शासक हमने पढ़े थे, तो इनके बारे में पूरा पढ़ना है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग दोस्त मोहम्मद खां से। तो जो दोस्त मोहम्मद खां थे, तो दोस्त मोहम्मद क्या थे? अफगान अफगान सॉरी अफगान थे, ठीक है। और इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? अगर बोले तो अफगानिस्तान में हुआ था। अफगानिस्तान के खैबर प्रांत से ये भारत आए थे, ठीक है। किसके समय में आए थे? बात करें तो औरंगजेब के समय में आए थे। जब मुगल काल में शासन किसका हुआ करता था? औरंगजेब का शासन था, अंतिम दौर का शासन चल रहा था औरंगजेब का। तब भारत में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो दोस्त मोहम्मद खां क्या थे? एक अफगान हुआ करते थे, अफगान व्यक्ति थे। इनका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था और औरंगजेब के समय ये क्या आए थे? भारत आए थे, ठीक है। किसके समय आए थे? औरंगजेब के समय आए थे, ठीक। शुरू में क्या हुआ? ये औरंगजेब की सेना में सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो ये अपने जो क्षेत्र थे, कई क्षेत्रों को विजित करते हैं और अपने ठीक है, कई क्षेत्रों को विजित करते हैं और लास्ट में क्या होता है कि यह भोपाल रियासत की स्थापना कर देते हैं। तो चलो पढ़ते हैं कि अफगानिस्तान से भारत आते हैं और शुरू में क्या होता है कि ये औरंगजेब के समय उनकी सेना में सम्मिलित हो जाते हैं। जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या होता है? ये मंगलगढ़ के आसपास आ जाते हैं। भोपाल के पास एक क्षेत्र है मंगलगढ़, और वहाँ के जो शासक थे उसको हरा देते हैं, उनके नौकरी करने लगते हैं। और जब वो मर जाते हैं तो उनकी संपत्ति को ये खुद ही उसको मतलब अधिग्रहित कर लेते हैं, उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं। इस प्रकार इनके अगर बात करें स्टेटस में काफ़ी वृद्धि होने लगती है, ठीक है। शुरू में उनके यहाँ ही नौकरी कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जगदीशपुर आते हैं। जगदीशपुर के शासक थे जिनका नाम था देवराज चौहान। तो देवराज चौहान की हत्या कर देते हैं, ठीक है। 1715 में, इतना डेट याद नहीं रखनी है, बस याद रखना है। जगदीशपुर के शासक देवराज चौहान की हत्या कर देते हैं, ठीक है। और जो जगदीशपुर था उसकी जगह है ये इस्लाम नगर की स्थापना करते हैं। जगदीशपुर का नाम चेंज करके ये क्या कर देते हैं? इस्लाम नगर की स्थापना करते हैं, ठीक है। अपनी प्रारंभिक राजधानी इस्लाम नगर को ही बनाते हैं। तो ये जगदीशपुर के शासक देवराज चौहान की हत्या करके इस्लाम नगर की स्थापना करते हैं और अपनी प्रारंभिक राजधानी किसको बनाते हैं? इस्लाम नगर को ही बनाते हैं, ठीक है। मतलब भोपाल राज्य की स्थापना से पहले की बात है। उसके बाद क्या होता है अगर बात करें तो जब आगे गिन्नौरगढ़, ठीक है, भोपाल रियासत के अंतर्गत, भोपाल रियासत में ही सम्मिलित हो गया था बाद में। तो बात करें अगर गिन्नौरगढ़ क्षेत्र की, तो गिन्नौरगढ़ के शासक जो थे वो कौन थे? ठीक है, तो रानी कमलापति के पति हुआ करते थे। और रानी कमलापति के जो निजाम शाह रानी कमलापति के पति थे, और रानी कमलापति के पति की जब मृत्यु हो जाती है तो ये दोस्त मोहम्मद खां के साथ एक समझौता करती हैं, प्रबंधन समझौता, कि आप हमारा कार्यभार देखिए, ठीक है, और हमको जैसे किसी से खतरा वगैरह नहीं होने पाए। तो ये अपने अल्पवयस्क जो पुत्र थे नवल शाह, उनकी संरक्षिका बन जाती है और इनके साथ एक समझौता कर लेती है। लेकिन बाद में क्या होता है कि इनके पुत्र नवल शाह की जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु कैसे होती है? एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं लाल घाटी का युद्ध, ठीक है। तो बाद में क्या होता है, नवल जो दोस्त मोहम्मद खां सोचता है कि हम इनका क्षेत्र जो है गिन्नौरगढ़, तो इनको हम ठीक है हथिया लेते हैं, ठीक है, इस पर हम कब्जा कर लेते हैं तो कितना अच्छा रहेगा। तो ये क्या करते हैं, इनका पुत्र था नवल शाह, उसके साथ युद्ध करते हैं दोस्त मोहम्मद खां, और तो युद्ध होता है लाल घाटी का युद्ध, भोपाल के पास ही है लाल घाटी, ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो वहाँ युद्ध होता है जिसको बोलते हैं लाल घाटी का युद्ध। उसमें क्या होता है, इनके पुत्र की हो जाती है मृत्यु, और जब इनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो ये क्या करती है, भोपाल का जो तालाब, ठीक है, भोपाल में जाता, ठीक है, भोपाल में कई तालाब थे, तो ये भोपाल के पास, ठीक है, गिन्नौरगढ़ की शासका थी, ठीक है। तो ये क्या करती हैं कि ये जल समाधि ले लेती हैं। क्या कर लेती है ये? फिर जल समाधि ले लेती है। उसके बाद उस क्षेत्र पर किसका कब्जा हो जाता है?
दोस्त मोहम्मद खां का पूरा कब्जा हो जाता है, ठीक है। उसकी संपत्ति में भी काफ़ी वृद्धि होती है और उसके बाद वो कर लेता है क्या, 1723 में भोपाल रियासत की स्थापना। एक बार फिर से देख लेते हैं। अफगानिस्तान के खैबर प्रांत से दोस्त मोहम्मद खां भारत प्रवेश करता है। उस समय मुगलों का शासन हुआ करता था और किसका शासन था, औरंगजेब का शासन था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, औरंगजेब की सेना में ये शुरुआत में काम करता है, लेकिन बाद में क्या होता है, ये क्षेत्र वगैरह को जीतता जाता था और इसकी जो स्टेटस है उसमें वृद्धि होती गई, संपत्ति में वृद्धि होती गई, ठीक है। और ये मंगलगढ़ आता है। मंगलगढ़ में एक शासक थे, उनके नौकरी वोकरी करता है, ठीक है, भोपाल के पास। लेकिन जब बैरसिया क्षेत्र के पास कई बात है, लेकिन जब उनकी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उनके क्षेत्र पर ही ये खुद कब्जा कर लेता है, संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद किन्नौरगढ़ के शासक थे, ठीक है, रानी कमलापति के पति हुआ करते थे, इनका नाम था निजाम शाह। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो कमलापति इनके साथ प्रबंधन समझौता करती है, क्योंकि दोस्त मोहम्मद खां का ये काम ही था कि जो विभिन्न राज्य हुआ करते थे तो उनके शासकों से ये समझौता कर लेते थे कि हम आपके राज्य को देखे होंगे, ठीक है, कोई शासक हमला करेगा तो हम आपको बचाएंगे। लेकिन बाद में क्या होता है कि रानी कमलापति का अल्पवयस्क पुत्र हुआ था, वो था एक जिसका नाम था नवल शाह। तो नवल शाह और दोस्त मोहम्मद खां के बीच युद्ध होने हो जाता है, जिसको बोलते हैं लाल घाटी के युद्ध। तो जब लाल घाटी के युद्ध में अपने पुत्र की मृत्यु को देखते हैं कि पुत्र मारा गया है, तो ये जल समाधि ले लेती है, ठीक है। उसके बाद दोस्त मोहम्मद खां रानी कमलापति की मृत्यु के बाद इनके क्षेत्र को भी, जो गिन्नौरगढ़ का क्षेत्र था, उन पर कब्जा कर लेता है और इस प्रकार वो भोपाल रियासत की स्थापना करता है। गिन्नौरगढ़ जो है तोतों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखना। गिन्नौरगढ़ का जो किला है ना, आप जाएंगे तो उसमें बहुत तोते तोते मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1723 में दोस्त मोहम्मद खां द्वारा भोपाल रियासत की स्थापना कर ली जाती है। भोपाल रियासत की जब दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा स्थापना की जाती है, ठीक है, तो इसके द्वारा कई सारे स्थापत्य कार्य किए जाते हैं, जैसे कि फतेहगढ़ किले का निर्माण कराया जाता है, ठीक है। भोपाल जो शहर है उसको चारों ओर से उसको दरवाजों से घेर दिया जाता है, तो बोलते हैं भोपाल गढ़ी का निर्माण कराना। इसके द्वारा किसके द्वारा किया जाता है, दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। तो सैनिक लोग थे तो सैनिकों के लिए मस्जिद का निर्माण करते हैं, ठीक है, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद बोलते हैं। तो ये भी किसके द्वारा की गई, किसके समय में की गई, दोस्त मोहम्मद खां के समय में ही की गई। दोस्त मोहम्मद खां के समय में ही एक और घटना देखने को मिलती है। 1723 की बात है। 1723 में जब भोपाल रियासत की स्थापना हुई तो उसके आसपास ही हैदराबाद के निजाम थे, और हैदराबाद के निजाम द्वारा क्या कर दिया जाता है कि बात करें तो इस्लाम नगर जो क्षेत्र था ना, इसने जगदीशपुर को जीत कर अपना नाम परिवर्तित किया था इस्लाम नगर। तो उस क्षेत्र पर क्या है, हैदराबाद के निजाम द्वारा आक्रमण कर लिया जाता है। बाद में ये पराजित हो जाते हैं, ठीक है, हैदराबाद के निजाम द्वारा। तो ये क्या करते हैं, अपना एक पुत्र था दोस्त मोहम्मद खां का, जिनका नाम था यार मोहम्मद खां। तो ये अपने पुत्र को सिक्योरिटी के फॉर्म में तौर पर रख देते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं जमानत, ठीक है। और इनकी जो लैंग्वेज है अफगानी लैंग्वेज, ठीक है, निजामों की जो लैंग्वेज हुआ करती थी, अफगानों की लैंग्वेज, उसमें की जो शासकों की जो लैंग्वेज हुआ करती थी, उसको बोलते हैं हम यर्गमाल। क्या बोलते हैं, यर्गमाल। जमानत जो है ना, जमानत जमानत उसको बोलते हैं यर्गमाल। तो जमानत के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में कि हमारा बेटा आपके पास है, हम हार गए, ठीक है, हमारी जगह हमारा बेटा आपके पास है। तो अपना बेटा जो था यार मोहम्मद खां, तो उनको रख देते हैं, ठीक है, किसके पास, हैदराबाद के निजाम के पास। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपको किसी किसी सोर्सेज में, बुक में दिखेगा 1726, किसी में दिखेगा 1728, ठीक है, 1726 ही वैसे सही है। तो इसमें क्या होता है, 1726 के आसपास, वैसे मृत्यु की डेट वेट ऐसे पूछी नहीं जाती जन्म मृत्यु की, लेकिन फिर भी याद रखना, किसी किसी जगह 1728 भी दे रहा है। तो 1726 या 28 के आसपास क्या, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद इनकी अगर देखें तो इनकी जो शासन की बागडोर है वो इनका पुत्र संभालता है। जब मृत्यु के बाद हैदराबाद के निजाम है वो इनका जो पुत्र जमानत के तौर पर उनके यहाँ था, जिसका नाम क्या था जमानत के तौर पर, यार मोहम्मद खां। तो यार मोहम्मद खां को कहते हैं कि जाओ तुम शासन संभालो, आगे अपने पिताजी के उत्तराधिकारी हो तो उसको जो कह देते हैं जाओ, तो वो आते हैं और शासन संभालते हैं, ठीक है, तो यार मोहम्मद खां। तो मृत्यु के बाद अगर हम बात करें दोस्त मोहम्मद खां की समाधि जो है वो कहाँ पर है, दोस्त मोहम्मद खां की जो कब्र है वो भोपाल में ही है। भोपाल में मेडिकल कॉलेज है, तो उसमें ही जो परिसर क्षेत्र है वहाँ का, भोपाल में, ठीक है, तो वहाँ उस परिसर क्षेत्र में ही दोस्त मोहम्मद खां की कब्र बनी हुई है, ठीक है। तो दोस्त मोहम्मद खां के उत्तराधिकारी बनते हैं यार मोहम्मद खां, और यार मोहम्मद खां के बाद आएंगे फैज मोहम्मद खां, ठीक है, हयान मोहम्मद खां, गौस मोहम्मद खां, और गौस मोहम्मद खां के बाद स्टार्ट हो जाएगा
बेगमों का शासन। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्त मोहम्मद खां हो गए। इसके बाद हम देख लेते हैं इनके उत्तराधिकारी यार मोहम्मद खां। ठीक है, कि यार मोहम्मद खां के समय क्या क्या हुआ, किस किस का आक्रमण हुआ। ठीक है, हालांकि जितना अगर देखें कि जो दोस्त मोहम्मद खां जितना शासक, ठीक है, काफ़ी बेहतरीन शासक था, उसने ही स्थापना की थी राज्य की। उसके बाद जो शासक हुए वो उतना इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे। ठीक है, जो उनके उत्तराधिकारी हैं वो धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना खत्म कर रहे थे, और इसीलिए ये बेगमों का काल आता है। तो जब दोस्त मोहम्मद खां की मृत्यु हो जाती है, तो दोस्त मोहम्मद खां की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी बनते हैं यार मोहम्मद खां। ठीक है, जो दोस्त मोहम्मद खां के समय कहाँ थे अगर देखें तो यरगमाल, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था जमानत के रूप में जो हैदराबाद के निजाम थे उनके पास थे। मृत्यु के बाद निजाम द्वारा उनको मुक्त कर दिया जाता है और वो शासन की बागडोर संभालते हैं। ठीक है, तो यार मोहम्मद खां की बात करें तो यार मोहम्मद खां अगले उत्तराधिकारी बनते हैं, और इनके समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई, मराठा आक्रमण इनके समय में ही सबसे पहले हुआ था। ठीक है, तो मराठा आक्रमण होता है, और मराठा आक्रमण के समय अगर हम बात करें तो बाजीराव पेशवा द्वारा, ठीक है, भोपाल रियासत पर आक्रमण किया जाता है, और बाजीराव पेशवा द्वारा दोस्त मोहम्मद खां को पराजित कर दिया जाता है। ठीक है, दोस्त मोहम्मद खां को जब पराजित कर दिया जाता है तो उसके बाद एक संधि होती है जिसको बोलते हैं दोरसराय की संधि, और इसका ये काफ़ी महत्वपूर्ण संधि है। इस पर प्रश्न बनता है कि दोरसराय की संधि जो है वो किस के समय हुई थी। तो दोरसराय की संधि जो है जब भोपाल रियासत पर यार मोहम्मद खां का शासन था हुआ करता था, तो उस समय दोरसराय की संधि हुई थी, और इस संधि के दौरान मालवा क्षेत्र जो है उनको बाजीराव पेशवा को देना पड़ा था। ठीक है, जो मालवा क्षेत्र था वो किसको सौंपना पड़ा था, बाजीराव पेशवा को सौंपना पड़ा था। इस युद्ध में क्या हुआ था, जब मराठों के आक्रमण हुए थे एंड बाजीराव पेशवा ने जब आक्रमण किया था, तो निजाम, मुगल शासक और जो यार मोहम्मद खां थे, ठीक है, भोपाल रियासत के जो शासक थे, इन तीनों को जो संयुक्त सेना को बाजीराव पेशवा ने पराजित कर दिया था। ठीक है, यानी कि मराठा आक्रमण हुआ था, और उसके बाद दोरसराय की संधि हुई थी। ठीक है, 1737-38 में, और मालवा क्षेत्र जो था वो बाजीराव पेशवा ने मराठों को देना पड़ा था। ठीक है, यार मोहम्मद खां की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी उनके पुत्र फैज मोहम्मद खां बनते हैं, और जो फैज मोहम्मद खां थे वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। कैसे थे, काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ठीक है, शासन में इनकी रुचि बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, और इनके कोई पुत्र भी नहीं था। जो फैज मोहम्मद खां थे बहुत धार्मिक थे, तो इनके कोई पुत्र भी नहीं था। इनको संसारिक मोह माया से कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, नो इंटरेस्ट, संसारिक मोह माया। तो यार मोहम्मद खां के बाद उनके पुत्र फैज मोहम्मद खां बनते हैं, और फैज मोहम्मद खां जो थे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ठीक है, इनका शासन वगैरह में इनकी कोई रुचि नहीं थी, और इनके कोई पुत्र भी नहीं था। ठीक है, इतने धार्मिक थे। तो क्या होता है कि फैज मोहम्मद खां के जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके कोई पुत्र था नहीं, तो इनका जो भाई था, ठीक है, सौतेला भाई हयात मोहम्मद खां, तो वो शासक बनता है। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि फैज मोहम्मद खां के टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ। तो फैज मोहम्मद खां के समय एक दीवान हुआ करता था जिसका नाम था घासी राम। ठीक है, ये भी धार्मिक थे, तो ये धार्मिक कार्य तो मानते ही थे। ठीक है, हालांकि शासन वगैरह में रुचि नहीं लेते थे। तो फैज मोहम्मद खां के समय एक दीवान हुआ था जिसका नाम था घासी राम, और इस घासी राम के कहने पर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, तो दीवान घासी राम था, ठीक है, उसके द्वारा गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया इनके टाइम पीरियड में। चूंकि धार्मिक थे तो ये मान लिया गया प्रतिबंध को, और राहतगढ़ जो जागीर थी वो भोपाल रियासत में शामिल की गई। तो फैज मोहम्मद खां काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हुआ करते थे। इनके कोई उत्तराधिकारी, मतलब इनके उत्तराधिकारी बाद में इनके सौतेले भाई बने, क्योंकि इनके कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, और इनके समय में एक दीवान थे जिनका नाम था घासी राम। इन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, और एक जागीर हुआ करती थी जिसको बोलते हैं राहतगढ़ जागीर। ये फैज मोहम्मद खां के समय ही भोपाल रियासत में सम्मिलित हुई। फैज मोहम्मद खां की मृत्यु के बाद इनके अगले उत्तराधिकारी हयात मोहम्मद खां बने। ठीक है, और हयात मोहम्मद खां इनके पुत्र ना होकर इनके भाई थे। ठीक है, हयात मोहम्मद खां की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके उत्तराधिकारी गौस मोहम्मद खां बनेंगे। तो इसके बाद हम अपने अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि नवाबों का जो शासन रहेगा, ठीक है, वो काम अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। उसके बाद एक लेक्चर पूरा हमारे आएगा बेगमों के शासन का। तो हमारा 2 से 3 लेक्चर में भोपाल रियासत है कंप्लीट हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए और नोट्स बना लीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल। ठीक है, किसके साथ, हयात मोहम्मद खां के साथ।